दोस्तों 3 दिसंबर 1984 रात के करीब 12 बजे स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. बुर्वे और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात के करीब 1 बजे गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर जब अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपनी आंखों में जलन और गले में खराश महसूस होने लगती है। कई देर तक अपने सीनियर एच.एस. बुर्वे को ढूंढते रहने के बाद उन्हें बुर्वे जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। जब दस्तगीर ने बुर्वे की सांसें चेक की तो उन्हें पता चलता है कि वो अब नहीं रहे। गुलाम दस्तगीर उस समय समझ जाते हैं कि असल में स्टेशन पर क्या हो रहा है। असल में बात यह है दोस्तों कि भोपाल जंक्शन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है जिसमें से लगभग 50,000 पाउंड जहरीली गैसें लीक हो रही थी, जिसमें MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्जिन जैसी जहरीली गैसें तेजी से फैक्ट्री से निकलकर शहर की ओर फैल रही थी। बुर्वे की मौत होने के बाद अब स्टेशन पर सीनियर मोस्ट आदमी गुलाम दस्तगीर ही थे। उन्होंने डिसाइड किया कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन को अपने तय किए गए समय से पहले ही स्टेशन से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ट्रेन को अपने निर्धारित समय के अनुसार अभी 20 मिनट और रुकना था। दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे किसी भी पैसेंजर को कोई भी खतरा हो, इसी कारण वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। अपने स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को जल्दी से जल्दी स्टेशन से डिपार्चर किया जाए और प्रोटोकॉल तोड़ने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लगने लगती है। ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां थी वो शहर से दूर जाने लगे और कुछ लोगों को गैस लीक होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं थी वो स्टेशन की ओर जाने लगे, जिससे लोगों की भीड़ धीरे धीरे स्टेशन पर इकट्ठी हो रही थी। चारों तरफ लोग खांस रहे थे, रो रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। दस्तगीर लोगों की जान बचाने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भाग रहे थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में लोगों को बचाना चाहते थे और उनकी मदद करना चाहते थे। इसी के चलते वो आसपास के स्टेशन पर SOS कॉल देते हैं, जिसके बाद 4 एम्बुलेंस, पैरामेडिकल और रेलवे डॉक्टर्स भी लोगों की मदद के लिए स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद जहरीली गैसें धीरे धीरे चारों ओर फैलती जा रही थी, जिससे बच पाना मुश्किल था। एक तरफ लोग स्टेशन पर बैठे रो रहे थे तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अगर रात को सोते समय यदि आपकी आंखें जलने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों आप हॉस्पिटल्स में ही जाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर्स ने कभी भी ऐसे सिम्टम्स नहीं देखे थे। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था हमीदिया हॉस्पिटल, जिसमें उस समय 1200 बेड्स की व्यवस्था थी। रात के करीब 1:15 बजे हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है जो कंप्लेंट करता है कि उसकी आंखों में इरिटेशन हो रहा है। इसके ठीक 5 मिनट बाद देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है इस हॉस्पिटल में। कुछ डॉक्टर्स यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पता करने की कोशिश करते हैं कि असल में वहां क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर LD लोया डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये जहरीली गैस की वजह से नहीं और पेशेंट की आंखों में गीली पट्टी बांधने से सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वराजपुरी कंट्रोल रूम जाकर देखते हैं कि उनका सारा स्टाफ अपनी आंखें मल रहा है और जोर जोर से खांस रहा है। रात के करीब 1:25 पर वो इस कार्बाइड फैक्ट्री में फोन लगाते हैं। 2 फोन कॉल्स के बाद उन्हें जवाब मिलता है कि एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। लेकिन तीसरी फोन कॉल के बाद जवाब आता है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। रात के करीब 2:10 पर हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या 4000 के करीब हो चुकी थी और दूसरी तरफ भोपाल जंक्शन स्टेशन पर लोगों में हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन को स्टेशन से रवाना कर चुके थे, लेकिन देखते ही देखते लोगों की मदद करना उनके लिए भी और मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता लगता है कि इनके सीनियर एच.एस. बुर्वे दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकालने का इशारा देते हुए मारे गए। गुलाम दस्तगीर, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे भोपाल के पुराने शहर में रहते थे, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से। दस्तगीर अपने घर वालों की चिंता ना करते हुए स्टेशन पर डटे रहते हैं लोगों की मदद के लिए। जो भी ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है उसे रुकने की बजाय आगे चलते रहने का इशारा देते हैं। इसी बीच दस्तगीर के एक कोलीग भोपाल से निकलने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये स्टेशन आते हैं रात के करीब 3 बजे के आसपास। इन्होंने देखा कि दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी फैमिली की चिंता ना करते हुए।
एक तरफ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स अपने लोगों की पूरी तरह से मदद कर रहे थे उनकी जान बचाने के लिए, तो दूसरी तरफ उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ज्यादातर डॉक्टर्स ने आंखों में जलन से बचने के लिए आई ड्रॉप दे दी और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स भी दे दी सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। लेकिन इस बीमारी का इलाज तो तभी किया जा सकता था जब ये पता लगता कि ये MIC है, फोस्जिन है या फिर हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैस है। डॉक्टर्स ने सोचा कि ये फोस्जिन पॉइजनिंग है क्योंकि इस हादसे से ठीक 3 साल पहले एक और हादसा हुआ था सेम्स यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। दिसंबर 1981 में फोस्जिन गैस के लीक होने से अशरफ मोहम्मद नाम के प्लांट ऑपरेटर की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी कंपनी की ओर से ये कहा गया कि ये MIC गैस है जिससे सिर्फ आंखों में जलन होगी और उसके लिए गीली पट्टियां बांध दी जाए पेशेंट्स की आंखों पर। वैसे MIC की वेपोराइजेशन 38 डिग्री सेल्सियस होती है, जो काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है फोस्जिन के मुकाबले, क्योंकि फोस्जिन का टेम्परेचर सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस होता है और उस समय भोपाल में दिसंबर की ठंड थी, तो डॉक्टर्स द्वारा यही अज्यूम किया जा रहा था कि ये फोस्जिन ही हो सकती है। लेकिन जब ये हादसा हुआ फैक्ट्री में तो टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। अमेरिका में बैठे मेडिकल डॉक्टर बिपिन अवस्थिया ने भोपाल की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि अगर ये साइनाइड पॉइजनिंग लग रही है तो पेशेंट को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाए। लेकिन 10 दिन के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिपिन अवस्थिया अपने दिए गए बयान को वापस लेते हुए कहते हैं कि यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं हुई, तो सोडियम थियोसल्फेट देना यूजलेस है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की ओर से स्टेटमेंट दिया गया कि MIC साइनाइड नहीं बल्कि ये नेचुरल डिग्रेड हो जाता है एनवायरनमेंट में जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है। कंपनी द्वारा स्टेटमेंट काफी लेट दिया गया था। उस समय तक ढेरों पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपने ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे। पेशेंट का इलाज करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन के टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैक्स डोंडर सोडियम थियोसल्फेट की 50,000 डोजेस के साथ भोपाल आते हैं। जब डॉक्टर्स ने सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए किया तो देखा गया कि काफी हद तक पेशेंट में रिकवरी हो रही थी। लेकिन एक पेशेंट की मौत होने के बाद खबर फैल जाती है कि जर्मन के एक डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट देने से एक पेशेंट की हत्या कर दी और इसी के साथ डॉक्टर को वापस जर्मन भेज दिया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट के यूज को रिजेक्ट कर देते हैं। इस सब के बावजूद कुछ ये भी मान चुके थे कि साइनाइड पॉइजनिंग ही हुआ है, क्योंकि सोडियम थियोसल्फेट के इस्तेमाल से कुछ लोगों में पॉजिटिव इफेक्ट भी मिल रहे थे। और दूसरा, जब भोपाल मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हिरीश चंद्रा ने जब डेड बॉडीज की ऑटोप्सी करी तो उन्हें साइनाइड पॉइजनिंग के लक्षण देखने को मिले। उन्होंने कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट ही इस्तेमाल करना चाहिए। ICMR द्वारा भी हफ्तों बाद जाकर फरवरी में डॉक्टर्स को सोडियम थियोसल्फेट को यूज करने के इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतना सारा कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ, यहाँ तक कि जिस कंपनी की ये फैक्ट्री थी उनके द्वारा MIC और साइनाइड को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों चल रहा था। इसका सीधा सीधा जवाब ये है दोस्तों कि कंपनी ने उस समय पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफेक्ट्स को छुपाना ही सही समझा और इसी के चलते हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। गुलाम दस्तगीर, जिसके बारे में मैंने आपके वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था, हादसे के चलते उनकी जान तो बच जाती है लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी के 19 साल हॉस्पिटल में बिताने पड़े और 2003 में उनका देहांत हो जाता है। सन 1981 में जब अशरफ अहमद की मौत हुई थी इस फैक्ट्री में, तो मई 1982 में 3 एक्सपर्ट्स भेजे गए थे अमेरिका द्वारा इस फैक्ट्री के सेफ्टी मेजर्स को जांचने के लिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कंपनी ने फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोकल लोगों के साथ सेफ्टी प्रोसीजर को कभी भी शेयर नहीं किया था। इस रिपोर्ट में बताए गए इशू और वार्निंग के बारे में 3 आर्टिकल्स भी लिखे गए, जिसमें सबसे पहला है बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए, दूसरा ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल और तीसरा ना समझोगे तो मिट ही जाओगे। ये तीनों आर्टिकल एक पत्रकार राजकुमार केसवानी द्वारा लिखे गए थे जो कि लोकल न्यूज़पेपर राजपथ में काम किया करता था। केसवानी ने अपना आखिरी आर्टिकल 16 जून 1984 में नेशनल न्यूज़पेपर जनसत्ता में छपा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि भोपाल में कभी भी एक बड़ा डिजास्टर देखा जा सकता है। सच बात तो ये है दोस्तों कि केसवानी ने अपना रोजमर्रा का काम बेहद ईमानदारी के साथ किया और इसी कारण गुलाम दस्तगीर के साथ साथ उन्हें भी एक अनसंग हीरो कहा जा सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों इसे एक लाइक जरूर करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।